हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई अपने इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की एक जो सीरीज हम चला रहे हैं उसमें आज हम कक्षा 9 के दूसरे अध्याय को खत्म करेंगे। खत्म करने का प्लान पिछली क्लास में भी था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिनको मैं विस्तार से आपको समझाना चाहता था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता इस सीरीज में कि आपको इस सीरीज को करने के बाद भी कोई कॉन्सेप्चुअल कंफ्यूजन रह जाए, किसी प्रकार का भ्रम रह जाए। मैं चाहता हूं कि आप एक बार ये सीरीज कर लें तो एनसीईआरटी से बना हुआ कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसका अच्छे से बिना किसी समस्या के एकदम आत्मविश्वास के साथ जवाब दे पाएं। तो भाई इसीलिए एक दिन हमने एक्स्ट्रा लिया। आज हम इस चैप्टर को निश्चित तौर पर खत्म करेंगे। कक्षा 9 का हमारा दूसरा अध्याय आज है, जिसमें हम मानव जो है उसको एक संसाधन की तरह, जनसंख्या को एक संसाधन की तरह कैसे प्रयोग किया जा सकता है इसके बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, इसके पहले कि हम लेक्चर शुरू करें एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि भाई हमारा जो, अगर आप 2026 या 27 में एग्जाम देने वाले हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म बैच जो है उस पर अभी जो एक, अब तो खैर सेल इस पर चली गई क्योंकि 15 अगस्त निकल गया निश्चित तौर पर, लेकिन तब भी ये बैच जो है 21 तारीख से शुरू हो रहा है। तो आपको जो है एजे लाइव कोड लगाकर ये बैच सबसे अच्छे दामों पर मिल जाएगा। एग्जैक्टली दाम कितना है आप चेक कर लीजिएगा। सेल के साथ 30,000 था, अब हो सकता है सेल एक दिन आगे बढ़ गई हो सकता है ना बढ़ी हो, तो 30 नहीं तो 31 नहीं तो 32,000 के आसपास में आपको यह बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको जो है पहले वर्ष हम कराएंगे यूपीएससी की बेसिक तैयारी, कि आपको जो है इंट्रोडक्टरी तैयारी कराएंगे ताकि जब आपको मेन तैयारी कराई जाए तब आपको वो बहुत तेज ना लगे। बेसिक से वहां पर भी बढ़ाएंगे पर वहां पर गति तेज होगी। तो पहले वर्ष आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा और उसके अगले वर्ष जो है आपको हार्डकोर यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी, जो आपको आसानी से समझ में आएगी। उस तैयारी के लिए आप रेडी होंगे। एजे लाइव कोड लगा के जुड़ जाइए, 21 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, इन बातों को आपको याद रखना है, तुरंत जुड़ जाएं। चलिए, अब एक बार जल्दी से हम लोग अपनी चर्चा शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो हम बात कर रहे थे अपने जो ऐसी चीजें जिनके द्वारा आप जनसंख्या को मूल्यवान बनाते हो, या फिर जनसंख्या की गुणवत्ता, जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है। भाई जनसंख्या तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन क्या वो जनसंख्या ऐसी है जो भाई मतलब जिस पर आपको भरोसा है कि इस जनसंख्या से हमारे को लाभ होगा, हमारे देश को, हमारी अर्थव्यवस्था को ये जनसंख्या आगे लेकर जा पाएगी, प्रगति के मार्ग पर ले जाएगी। क्या ऐसी संभावना है? तो ऐसी संभावना के लिए यह बहुत आवश्यक है कि ये जनसंख्या जो है इसकी एक गुणवत्ता हम लोग निश्चित तौर पर स्थापित कर पाएं। ठीक है, तो भाई अब क्या है, हमने कल शिक्षा के बारे में बात कर ली थी, शिक्षा को उसके बारे में हम समझ चुके हैं। छोटी सी चर्चा करेंगे स्वास्थ्य पे और उससे थोड़ी सी बड़ी चर्चा होगी रोजगार पर। स्वास्थ्य एकदम बेसिक है यार। देखो, हमने अपने जीवन में भी यह बात अनुभव की है या नहीं की है, आप कितने भी अच्छे विद्यार्थी हो, कितने भी टॉप क्लास विद्यार्थी हो, कितना भी आप अच्छा कर रहे हो, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप आमतौर पे अपनी परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन करते हो। ये बात सही है। मैं भाई अपने एक मित्र के अनुभव से आपको बता सकता हूं, जिसकी यूपीएससी में इवेंचुअली 30वीं रैंक आई, 30th रैंक आई। तो जब मेरी उससे बात हुई तो भाई जब वो तैयारी कर रही थी तो उसके एक साल पहले भी उसका पेपर बहुत अच्छी तैयारी उसकी थी और हम सबको उम्मीद थी कि उसका शायद चयन हो जाएगा। लेकिन जैसा कि दिल्ली में अक्सर होता है, दबाव से, तनाव से, और आमतौर पर परीक्षा के दौरान आप उल्टा सीधा खाना खाते हो, तो इस प्रक्रिया के दौरान एक बहुत ही दुखद घटना उसके साथ हुई और परीक्षाओं के दौरान वो गंभीर तौर पर बीमार हो गई। परीक्षा के दौरान उसको जॉन्डिस की जो बीमारी है वो हो गई और बेहद कमजोरी की हालत में उसने परीक्षा दी। तैयारी वैसी ही थी, लेकिन जैसा कि उम्मीद है मेंस में उसका नहीं हुआ। अब अगर आप उससे पूछ कर देखिए तो भाई मैं अगर पूछता हूं कि भाई इन दोनों सालों की तैयारी में क्या फर्क था, इन दोनों वर्षों की, तो यही कहती है कोई फर्क नहीं था। पिछले साल भी एग्जैक्टली इतनी ही तैयारी थी, इस साल भी एग्जैक्टली इतनी ही तैयारी है। बस इस साल स्वास्थ्य साथ में था तो 30वीं रैंक आ गई। तो ऐसा हम सबके साथ हुआ होगा। तैयारी बहुत अच्छी करी, सब कुछ करा। खेलों में कितना होता है कि आप बहुत अच्छा तैयारी करके जाते हो, आपको इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, आप खेल नहीं पाते, बहुत कॉमन चीज है। तो भाई ये बात तो सही है कि किसी भी व्यवस्था में, देखिए, किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है।
स्वास्थ्य जो है उसका तात्पर्य यही है कि भाई आप जो है बीमारियों से लड़ें और अपनी क्षमताओं का आप पूरा प्रयोग कर पाएं। भाई आप अगर स्वस्थ नहीं हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा क्या आपका? उत्तर लिख पाओगे आप ठीक से? फोकस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए अक्सर कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि सर आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं इतना कर लूं, तो मैं बोलता हूं तबीयत ठीक नहीं है पूरी छुट्टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक लो, आराम करो, तबीयत जल्दी ठीक करके फिट होके वापस आओ। आधी अधूरी तबीयत के साथ तैयारी आप कर नहीं पाओगे, यह बात एकदम स्पष्ट है। ठीक है, तो भाई अब ऐसे में अगर आपका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप किसी भी संगठन के, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई देश हो, उसमें आप अपना अधिकतम योगदान आप नहीं कर पाओगे। यह बात एकदम क्लियर है। ठीक है, यह बात स्पष्ट हो गई कि नहीं हो गई? तो स्वास्थ्य से क्या होता है, अगर मैं लेक्चर 6 है ना, हाँ इसको लिखते रहते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। हाँ, तो अगर मैं लेक्चर 6 में बात करूं, तो जहां पे आज हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य क्या करता है? एक तो रोगों से लड़ता है ना, और दूसरा क्षमता बढ़ाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्षमता, माफ कीजिएगा, हाँ क्षमता बढ़ाता है। तो आप जो है कहीं पर भी आप बेहतर योगदान तभी कर पाओगे जब आपका स्वास्थ्य ठीक तरीके से चल रहा है। अगर आपका स्वास्थ्य सही दशा में नहीं है तो आप कोई योगदान कर नहीं पाओगे। यह बात एकदम स्पष्ट है। ठीक है जी, यह बात एकदम सही है। तो अब इसके लिए, स्वास्थ्य के लिए आमतौर पे 2 पक्ष माने जाते हैं। एक तो होता है रोग निवारण, कि भाई बीमारी हो गई तो उसका इलाज सही होना चाहिए। व्यक्ति को डॉक्टर की सुविधा, अस्पतालों की सुविधा, अस्पतालों में बेड की सुविधा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी केयर की सुविधा, उच्च अत्याधुनिक तमाम जांच की सुविधा, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये तो हो गया रोग निवारण। और दूसरा स्वास्थ्य का पक्ष ये होता है कि रोग होने ही मत दो। भाई स्वास्थ्य खाली ये थोड़ा ना होता है कि आप बीमार पड़ गए तो डॉक्टर मिल जाए आपको देखने के लिए। ये तो बीमार पड़ने के बाद का स्वास्थ्य है। पर बीमार पड़ने के पहले भी क्या हम जीवन में इस तरह की चीजें कर सकते हैं कि हम लोग जो हैं बीमार ही ना पड़े या कम पड़े? कम बीमार ना पड़े ऐसा तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन बीमार कम पड़े। भाई उसके लिए क्या कर सकते हैं? स्वच्छता। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई निवारण, अगर आपको बचना है, अगर आप अपने आसपास, अपने घर में अपनी शारीरिक तौर पे स्वच्छता रखेंगे तो बीमारी आमतौर पे कम होगी। ये बात, इसमें तो मतलब ये पढ़ाने की जरूरत है क्या? इसको एक्सप्लेन तो नहीं करना ना, आप लोग स्कूल में थोड़ा ना हो। तो ये तो आप समझ ही गए कि भाई स्वच्छता रखोगे तो बीमारी वैसे ही कम होगी। दूसरा आपका क्या है? पोषण। भाई अगर आप उल्टा सीधा खाना कम खाओगे, पौष्टिक खाना खाओगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा घर का ही एकदम सब्जियां ही खाइए, लेकिन आमतौर पर मतलब कभी कभी आप जो है थोड़ा बाहर का खाना भी खा सकते हैं। ठीक है, हाँ तो भाई ये स्पष्ट है। तो आप जो है पोषण जो है, अपने पोषण को को अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो भाई आपका स्वच्छता, पोषण, और अगर मैं कहूं आपका व्यायाम वगैरह, मतलब शारीरिक गतिविधियां, अगर आप अपने शरीर का जनरली ध्यान रखें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा वर्कआउट करें, थोड़ी सी परिश्रम करें, तो आप निश्चित तौर पे इसका फायदा आप उठा सकते हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो भाई ये सारी चीजें जो हैं वो आप इन चीजों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इन तरीकों से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं और सरकारें इन सब पे ध्यान देती हैं। सरकार रोग निवारण के लिए अस्पतालों की संख्या बढ़ा रही है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ा रही है, बेहतर ट्रेनिंग दे रही है। और अगर आप देखेंगे स्वच्छता, पोषण, व्यायाम, इन सब चीजों के लिए भी सरकार तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह की स्कीम्स लाती है। तो सरकार इन सब पर ध्यान देने की कोशिश कर रही है। बस स्वास्थ्य के ये दोनों पक्ष आप याद रखिएगा, एक हो गया रोग निवारण और एक हो गया रोग को रोकना, कि रोग हमको हो ही ना, उसको प्रतिरोध हम कर लें, पहले ही उसको होने के पहले ही हम इसको रोक लें। तो अब इसमें क्या हुआ? जीवन प्रत्याशा जो है वो 2016 में बढ़ के लगभग 70 वर्ष हो गई है। आप देख सकते हैं तो कई सारी चीजें हैं इसमें, जैसा आप देख सकते हैं क्या क्या पैरामीटर हैं। जीवन प्रत्याशा, तो जीवन प्रत्याशा क्या है कि कोई व्यक्ति देश में औसत कितना जीता है। यह आपके यहां कितनी हो गई है? 69.4 वर्ष। ठीक है, तो औसतन एक व्यक्ति जो है भारत में वो लगभग 70 वर्ष जीता है। यह आपको यहां पर स्पष्ट हो गया, यह क्लियर हो गया आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप देखेंगे जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है, तो जन्म दर भी हमारे यहां कम हो गई है, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं भाई, अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके यहां जन्म दर 20 प्रति हजार है,
प्रति 1000 लोगों पर 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं और मृत्यु दर आपके यहां 6 हो गई है कि हर 1000 लोगों में से केवल 6 लोग मर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपके यहां अब स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं। आपके यहां जो है अब हम लोग जो है अपने यहां कोई अगर किसी को बीमारी हो भी रही है तो हम उसको बचा पा रहे हैं, उसको ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। तो स्वास्थ्य के जो हमारे पैरामीटर्स हैं, स्वास्थ्य के जो हमारे नापने के तरीके हैं, उन सबको हम बेहतर तरीके से चला पा रहे हैं। आप यहां देख सकते हैं शिशु मृत्यु दर से मतलब क्या होता है, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु, ठीक है। और अगर आप देखेंगे जन्म दर एक विशेष अवधि में प्रति 1000 लोगों में कितने बच्चे जन्म लेते हैं और प्रति 1000 लोगों में कितने लोग मर जाते हैं, यह मृत्यु दर होती है आपकी। ठीक है भाई, यह बात क्लियर है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं। भारत में कुल 542 मेडिकल कॉलेज और 313 डेंटल कॉलेज हैं। ये संख्या बदल सकती है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि यार आप जब एग्जाम देंगे कोई जरूरी नहीं है कि संख्या यही हो, लेकिन तब भी आपको लगभग एक आंकड़ा थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। तो भाई क्या है आंकड़ा हमारे यहां, 542 मेडिकल कॉलेज और 313 डेंटल कॉलेज हैं। तो एक बड़ी संख्या है, लेकिन इनका भी वितरण जो है वो असमान है। इनका भी जो वितरण है वो वितरण आपको असमान मिलेगा। जैसे आपकी एनसीईआरटी की किताब ही क्या बताती है हमको, आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक ही हमको ये बात बताती है कि आपके ये जो कुछ राज्य हैं, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन 4 राज्यों में बाकी सारे राज्यों से मिलाकर ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं। कौन से 4 राज्य हैं? आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये आप याद रखें तो ज्यादा बेहतर है। तो इसमें ज्यादा कॉलेज कहां पर हैं आपके? ज्यादा कॉलेज कहां पर हैं? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये जो आपके राज्य हैं, इनमें आपको बाकी सभी राज्यों से मिलाकर जितने कॉलेजेस हैं उनसे ज्यादा कॉलेजेस आपको ये यहां पर मिल जाएंगे। तो भाई इस प्रकार का आपको जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक आपको समस्या देखने को मिलती है कि हर जगह बराबर अवसर नहीं है, जो कि हम आमतौर पे भारत में और भी कई जगह देखते हैं कि सभी राज्यों में संसाधनों का बंटवारा जो है वो बराबर नहीं है। सिंपल सी बात है, स्वास्थ्य पे खाली इतनी ही चर्चा करनी थी। अब स्वास्थ्य के बाद हम आते हैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट चर्चा पर, जो कि आप युवा लोग हैं, आपके जीवन से संबद्ध है, आपके जीवन को प्रभावित भी करती है, जो है बेरोजगारी। अब देखिए बेरोजगारी क्या होती है। अगर मैं बेरोजगारी को परिभाषित करूं, जैसे मान लीजिए आप में से कई लोग अभी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए 1 साल का ब्रेक लेंगे। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि भाई यूपीएससी की तैयारी करनी है तो 1 साल आप लोग घर बैठकर यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे और आप लोग कोई नौकरी नहीं ढूंढ रहे, तो क्या आपको बेरोजगार माना जाएगा? इसका जवाब है नहीं, आपको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। तो बेरोजगार बेटा हम उस व्यक्ति को क्या, या फिर कोई बच्चा है, कोई बच्चा 10 साल का है तो अभी स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, या कोई आदमी 70 साल का है जो रिटायर हो चुका है, क्या इनको हम बेरोजगार मानेंगे? इनको भी हम बेरोजगार नहीं मानेंगे। बेरोजगारी का मतलब यह होता है कि ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। यह जरूरी है। भाई कोई महिला है वो गृहिणी ही बन के रहना चाहती है, उसे नहीं करनी नौकरी, तो ठीक है यार, अब नहीं करनी तो उसको आप बेरोजगारों में काउंट नहीं करेंगे। तो बेरोजगारी में इच्छा का बहुत बड़ा योगदान है, याद रखिएगा। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार ना पा सकें। भाई एक अब यह भी जरूरी है कि आप कहो कि भाई मैं काम तो करूंगा लेकिन जो मजदूरी चल रही है मेरे को तो उससे 10 गुना चाहिए या दुगना चाहिए, तो भी आपको बेरोजगार में नहीं गिना जाएगा। कि भाई जो सरकार ने मजदूरी तय करी है या फिर जो भी एक सही मार्केट रेट है, भाई मान लीजिए मैं पढ़ाता हूं, अभी पढ़ाने के लिए मान लीजिए आपको कितने 50,000 रुपए मिलते हैं, पर मैं बोलूं मैं तो तब पढ़ाऊंगा जब मेरे को 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो मैं बेरोजगार रह ही जाऊंगा ना यार। भाई जो मार्केट रेट है अगर आप उससे इतना ज्यादा मांगोगे या उससे ज्यादा मांगोगे तो भी आप बेरोजगार रह जाओगे। तो आमतौर पे क्या होता है, यह परिभाषा याद रखिए, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक लोग, ये सारे इसमें कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं बात करूं बेरोजगारी की तो इसमें क्या है, कीवर्ड क्या है? बेरोजगारी तब विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी दर पर, यानी कि जो आपके यहां आमतौर पर मजदूरी की दर चल रही है, प्रचलित मजदूरी की दर पर
काम करने के इच्छुक लोग, ये याद रखिएगा कि भाई लोग वो हैं जो काम करने के इच्छुक लोग हैं। अगर इन्हें काम ना मिले तो बेरोजगारी कही जाती है। अगर इन्हें काम ना मिले तो कहा जाएगा बेरोजगारी है। अगर मेरी, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप तो नौकरी ढूंढ ही नहीं रहे अभी, तो आपको बेरोजगार में नहीं गिना जाएगा। यह बात याद रखिएगा। तो आपको बेरोजगार नहीं बुलाया जा सकता है, यह स्पष्ट रखिएगा दिमाग में एकदम कि आपकी काम करने की इच्छा होनी चाहिए कि आप एक्टिवली काम ढूंढ रहे हो पर आपको मिल नहीं रहा। अगर परिस्थिति ऐसी है तो आप बेरोजगार हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है जी, ये बात स्पष्ट हो गई। अब ये जीतू सीतू टाइप के एग्जाम्पल दिए हैं। तो आमतौर पे बेरोजगार की गणना जो होती है वो 15 से, इसमें आयु वर्ग कौन सा माना जाता है किसी भी देश में काम करने वाले लोगों का, 15 से 59 वर्ष के लोग ये माने जाते हैं। ये जो होती है ये कामकाजी आयु मानी जाती है कि इस उम्र में लोग काम करते हैं। ये कामकाजी आयु मानी जाती है सांख्यिकीय तौर पे। इस उम्र में लोग काम करते हैं, ऐसी एक गणना जो है आमतौर पे एक सांख्यिकी के तौर पे इसको लिया जाता है कि भाई कामकाजी आयु लोगों की ये है कि आप 15 वर्ष से छोटे बच्चे को आप ये मानते हो कि वो तो अभी बच्चा है, वो तो अभी काम करने का इच्छुक नहीं होगा। 59 मतलब 60 साल और उसके बाद आप ये मानते हो कि व्यक्ति जो है आमतौर पे सेवानिवृत्त हो गया है और अब वो काम नहीं ढूंढ रहा होगा। तो आपकी जो, क्षमा कीजिएगा, तो आपकी जो काम करने की आयु होती है, ये काम करने की आयु आपके जीवन में 15 से 59 वर्ष तक ही मानी जाती है। 15 से 59 वर्ष के व्यक्ति की ही आप गणना करते हो अपने काम की आयु में। तो आप जब भी बेरोजगारी की गणना करोगे 15 वर्ष से कम के व्यक्ति की आप गणना नहीं करते और 59 वर्ष से ज्यादा के व्यक्ति की भी आप गणना आमतौर पे नहीं करते हो। यह आपको सिंपल सी बात याद रखनी है। ठीक है भाई, एकदम सिंपल बात है, इसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये आगे और इस्तेमाल होंगे। अभी क्योंकि आगे आएंगे कॉन्सेप्ट तो आपको तब बताऊंगा, इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वगैरह के भी जब कॉन्सेप्ट आएंगे तब ये आयु का इस्तेमाल होगा। तो अभी से उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एनसीईआरटी पे लगे रहेंगे। अभी जब एनसीईआरटी के आगे हम बढ़ेंगे तब इस तरह के कॉन्सेप्ट भी हमको देखने को मिलेंगे। चलिए, क्या भारत में हर जगह बेरोजगारी का नेचर एक ही है? ऐसा नहीं है। जैसे आपकी पुस्तक जो है यह बताती है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रवृत्ति, बेरोजगारी का नेचर एकदम अलग है। तो अगर आप देखें ग्रामीण बेरोजगारी जो होती है उसको यह कैसे परिभाषित करता है? ग्रामीण बेरोजगारी होती है या तो आपकी होती है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी मतलब कि गांव में सबसे बड़ा धंधा क्या होता है यार? वो होता है कृषि। तो आपको वर्ष में केवल कुछ ही महीने काम मिलता है। भाई खेती बाड़ी अगर आप करते हैं तो जब आपके यहां कब ज्यादा मजदूर रखे जाते हैं? भाई आप में से कई लोगों के घर में खेती होगी तो आपके यहां कई लोग खेतीहर मजदूर हायर किए जाते होंगे। तो यार खेती में थोड़ा ना पूरे साल बराबर काम होता है। जब कुछ महीने जब फसल बोई जाती है, जब फसल की गुड़ाई की जाती है, जब फसल की कटाई की जाती है वगैरह, उस समय ज्यादा काम होता है। तो उस समय अक्सर सभी किसान बाहर से, जो भी किसान थोड़े बड़े किसान हैं जिनके पास थोड़े बड़े खेत हैं, वो लोग अक्सर क्या करते हैं, बाहर से मजदूर लाते हैं, बाहर से लोगों को रोजगार लाके देते हैं। लेकिन क्या ये रोजगार पूरे वर्ष मिलता है? क्या ये रोजगार की स्थिति जो होती है ये पूरे वर्ष ऐसी रहती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोजगार की ये जो स्थिति होती है ये केवल कुछ महीने रहती है। तो भाई ये क्या है? ये एक मौसमी बेरोजगारी है। तो ऐसे मजदूर होते हैं जिन्हें वर्ष में केवल कुछ माह काम मिलता है, बाकी महीने उन्हें काम नहीं मिलता। यह बात तो क्लियर है? भाई मजदूर है, अब जब खेत में कटाई होगी तभी काम मिलेगा, बाकी टाइम वो काम ढूंढ रहा होता है, या तो मजदूरी करता है कहीं और, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में चला जाता है वगैरह वगैरह। तो एक तो बेरोजगारी ये हो गई ग्रामीण। दूसरे तरह की बेरोजगारी जो यूपीएससी की बड़ी फेवरेट है ग्रामीण बेरोजगारी में बेटा, उसको हम कहते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है? आपको दिखाई ही नहीं देती कि बेरोजगारी है, लेकिन वास्तविकता में बेरोजगारी होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लीजिए एक खेत है, उस खेत में पहले एक किसान काम करता था। एक किसान काम करके, मतलब वो मान लीजिए 100 किलो फसल उगा रहा है, एग्जांपल ले रहा हूं बस, कि एक किसान काम कर रहा है, वो 100 किलो फसल उगा रहा है। ठीक है, एक किसान है वो काम कर रहा है तो 100 किलो फसल उग रही है। अब उसका भाई भी यहां काम करने लगा, 2 लोग हो गए, काम बढ़ गया। चलिए हम मान लेते हैं कि 200 किलो फसल उगने लगी या 150 किलो फसल उगने लगी।
पर खेत की भी तो एक सीमा है। अब आप ये थोड़ा ना है कि इस पे आदमी बढ़ाते जाओगे तो खेत से उत्पादन बढ़ता ही जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है, अब मान लीजिए एक तीसरा भाई या इनमें से किसी किसान का बेटा भी इस खेत में लग गया, तो उत्पादन तो इतना ही रहेगा। भाई पहले केवल 2 किसान काम करते थे, अब 3 किसान काम करने लगे। उत्पादन में कोई वृद्धि हुई क्या? उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। उत्पादन जितना पहले था उतना का उतना ही रह गया। तो ये तीसरा किसान जो इस काम में लगा है, कहने को तो उसके पास रोजगार है, लेकिन क्या उसके रोजगार से उत्पादन में कोई फर्क पड़ रहा है? जवाब है नहीं। तो ये तीसरा किसान जो है, जो अतिरिक्त श्रम आपके पास लगा रहता है खेती में आमतौर पर, यह व्यक्ति जो होता है, यह व्यक्ति कहलाता है प्रच्छन्न बेरोजगार। समझ में आया कि नहीं आया? जहां पर यह आदमी काम तो कर रहा है, इसके पास काम भी है, लेकिन इसके काम से कोई आर्थिक लाभ हो नहीं रहा है। यह आदमी ना भी काम करे तो भी उत्पादन उतना ही रहेगा। यह बात स्पष्ट हो गई? तो इसको हम कहते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। यह क्लियर हो गया? तो ये तो 2 तरह की बेरोजगारी आपको गांव में मिलती है, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। शहरों में आपको आमतौर पे शिक्षित बेरोजगारी मिलती है। शिक्षित बेरोजगारी तो यार मतलब भाई बहुत ही दुखद है। आपने देखा ही होगा कि आमतौर पे क्या होता है, लोग पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं, आदमी ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, एमबीए कर रखा है, नौकरी ही नहीं है। तो अनपढ़ आदमी को नौकरी मिल जाती है क्योंकि उसकी अपेक्षा कम होती है। तो इसीलिए क्या होता है, शिक्षित बेरोजगारी में उसकी शिक्षा के समकक्ष काम नहीं मिलता। कि आदमी ने कर रखा है पीएचडी, लेकिन वो नौकरी कर रहा है कहीं पर क्लर्क की, या फिर कहीं पर चपरासी की नौकरी कर रहा है। एमटेक किया हुआ है, चपरासी बन गया। ये एक्चुअली हुआ है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक आई थिंक 6-8 महीने पहले की, कि मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में हुआ था कि चपरासी की पद के लिए सरकार ने एप्लीकेशन इनवाइट किए थे। एलिजिबिलिटी थी कि 10वीं पास हो। उसमें एमटेक, एमबीए, पीएचडी किए हुए विद्यार्थियों ने भी अप्लाई कर दिया सरकार में चपरासी बनने के लिए। तो यह कहलाती है शिक्षित बेरोजगारी। यह आपको शहरों में देखने को मिलती है कि यार आप जो देखेंगे कि भाई लोग जो हैं, लोगों को काम अगर मिल भी रहा है तो लोगों को उनकी शिक्षा दीक्षा के अनुरूप काम नहीं मिल रहा। जितना उनके पास स्किल सेट है, कौशल है, उसके अनुरूप काम वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। यह कहलाती है शिक्षित बेरोजगारी। यह आमतौर पर आपको शहरों में ज्यादा मिलेगी। पढ़ लिख के लोग शहर जाते हैं, लेकिन वहां पर उनके अनुरूप काम उन्हें मिलता नहीं है। यह बात क्लियर है? यह हम कर चुके। तो इसमें चाहे अच्छा, एक और भारत में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बार बार भारत में यह कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के पास नौकरियां नहीं है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग सा गैप है जो हमको भारत के मामले में समझ में आता है कि एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी है, मतलब पढ़ा लिखा प्रत्याशी है लेकिन नौकरी नहीं है। एक तरफ तो हम यह कहते हैं, बात सही है। दूसरी तरफ सारी कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर आमतौर पे यह भी शिकायत करती है कि भैया हमारे पास काम तो बहुत है, हम तो चाहते हैं आर्थिक विकास हो, आर्थिक विस्तार हो, नौकरियां तो बहुत है हमारे पास, लेकिन हमारे पास ढंग के प्रत्याशी ही नहीं है, हमारे पास अच्छे प्रत्याशी नहीं है, भारत में उस तरह के लोग ही नहीं है जो ये काम कर पाए, टैलेंट की कमी है। ये क्या दिक्कत है? ये कैसे हो रहा है? मतलब आप समझ रहे हैं भाई, ये आपस में विरोधाभासी है कि नहीं है? एक तरफ हम कह रहे हैं कि ऐसे कितने बेरोजगार बैठे हुए हैं, हम सब लोग अपने घर परिवार, अपने पड़ोस मोहल्ले में ऐसे कम से कम 2-4 लोगों को जानते होंगे, और बेरोजगारी की समस्या है। उसका देखिए, मैं हमेशा कहता हूं सबसे बड़ा अनुभव जो होता है, जो हमारा जीवित, हमारा लिव्ड अनुभव होता है। तो बेरोजगारी को लेकर मेरे ख्याल से हम सभी का कुछ ना कुछ लिव्ड एक्सपीरियंस है। हम सभी लोग जो है ऐसे कुछ लोगों को जानते होंगे जो नौकरी करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनको मिल नहीं रहा है। ऐसा है कि नहीं है? और पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन है, डिग्री है। अब अगर आप दूसरी तरफ जाएं, कंपनियों से बात करें, तो आप देखेंगे कि कंपनियां ये कहती हैं कि यार हम तो चाहते हैं अपने स्ट्रेंथ को डबल करना और लोग हायर करना, लेकिन ढंग के लोग ही नहीं मिल रहे। तो ये जो है बेटा, इसको हम आगे पढ़ेंगे किसी ना किसी चैप्टर में, किसी ना किसी क्लास में। ये क्या है? ये कौशल का प्रॉब्लम है कि हमारी शिक्षा की व्यवस्था जो है वो कौशल नहीं दे पा रही है। यानी कि हमारी शिक्षा जो है लोगों को जिस तरह का, कंपनियों को, संस्थानों को, इंडस्ट्री को जिस तरह के कौशल की आवश्यकता है,
हमारे शिक्षित लोगों में उस तरह का कौशल नहीं है, उनमें उस कौशल की निश्चित तौर पे कमी है। तो ये एक गैप है जो निश्चित तौर पे है, जो हमें भरना चाहिए। तो आपने देखा होगा सरकार इसीलिए बहुत तरह के अभी इस बार के बजट में इंटर्नशिप प्रोग्राम लाई है कि ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको एक इंडस्ट्री में काम करने का अनुभव मिले। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट पे सरकार फोकस करती है आमतौर पे कि भाई सभी को कुछ ना कुछ आता रहे और जिस स्किल की आवश्यकता है वो स्किल उनको पता रहे। ये बात क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? तो ये क्या होता है, ये जो विरोधाभास है, ये विरोधाभास वास्तव में कौशल की कमी को दर्शाता है कि आपके पास शिक्षा तो है लेकिन कौशल की कमी है, कि शिक्षा जो है आपकी वो आपको पूरी तरह से कौशल प्रदान नहीं कर रही है। इस बात का ये परिचायक आमतौर पे माना जा सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हां जी, तो सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोग जो हैं उनकी गिनती नियोजित लोगों में काम की। लेकिन उसके अब देखिए भारत में हम आमतौर पे कैसे गिनते हैं बेरोजगारी, गिनने के हमारे तरीके भी ऐसे हैं कि जैसे पिछले सप्ताह में जिसको एक भी दिन काम मिल गया उसको हम बेरोजगार नहीं मानते, लेकिन कई बार क्या होता है उसे बस एक ही दिन काम मिला होता है, बाकी दिन वो बेरोजगार होता है। तो बेरोजगारी की गणना को लेकर तो भारत में विवाद हमेशा ही रहा है कि कैसे गिना जाए, लेकिन सांख्यिकीय तौर पे तब भी हम कह सकते हैं बेरोजगारी हमारे यहां तब भी इतनी बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि बार बार ये बिगड़ जाती है इसकी दशा, बार बार हमारे को ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं कि बेरोजगारी की दशा जो है वो आमतौर पर बढ़ रही है। बेरोजगारी जो होती है वो आमतौर पर दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था में मंदी है। देखिए इस बात को समझिए कि अगर आर्थिक गतिविधियां होंगी, तो आर्थिक गतिविधि क्या होती है कि आपके यहां नए उद्योग खुले, नए प्रकार से निवेश आए वगैरह वगैरह, तो आर्थिक गतिविधि जो होगी उसको संचालित करने के लिए लोग तो लगेंगे ही ना भाई। तो जब भी आर्थिक गतिविधि होगी वो आमतौर पर अपने साथ नौकरी लेकर आती है। तो अगर आपके यहां नौकरी कम है, अगर आपके यहां नौकरी कम है तो आपका आर्थिक विकास जो है वो कम होना चाहिए। ये कॉमन इकोनॉमिक लॉजिक है कि अगर नौकरी कम है तो इसका मतलब यह है कि आपका आर्थिक विकास कम होना चाहिए, और आर्थिक विकास कम है मतलब आप मंदी वाली अर्थव्यवस्था हैं। लेकिन अगर आप भारत को देखें तो आपको इसका अपवाद समझ में आ जाएगा। भारत में आर्थिक विकास तो बहुत अधिक है, ये तो हम जानते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन नौकरी हमारे यहां कम है। तो भारत का एक यूनिक केस माना जा सकता है, एक मामला भारत का माना जा सकता है जहां पर हमारे यहां तीव्र आर्थिक विकास के बावजूद जो है नौकरियों की संख्या गिर रही है, नौकरियों की संख्या कम ही है, नौकरियां हमारे यहां बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही हैं। यह बात स्पष्ट हो गई। तो इसके कारण है कि हमारे यहां जो विकास का मॉडल भी है वो ऐसा है जिसपे हम नौकरियों पर ज्यादा फोकस कर नहीं पा रहे। वो आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में कभी दिया नहीं है ये, ठीक है। लेकिन इस बात को तब भी आप इस तर्क को याद रखिएगा कि आमतौर पर यह होता है कि नौकरी कम तो आर्थिक विकास भी कम, लेकिन भारत में आर्थिक विकास ज्यादा है उसके बावजूद भी नौकरियां कम हैं। यह बात आपको याद रखनी है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो भाई अब इसमें क्या है, एक स्वरोजगार भी एक चीज है कि लोग अपना काम भी करते हैं, लेकिन वो भी अक्सर प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाते हैं कि भाई व्यक्ति अपना काम कर रहा है, पता नहीं उसे कितना काम मिल रहा है, तो अब उसमें कितना उसके पास काम है, कितना वो काम कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा। तो भारत में सबसे ज्यादा रोजगार जो है वो कृषि में है। भारत में अगर आप जनसंख्या की बात करेंगे तो वो कृषि में है। लेकिन यह बात भी देखिए समझने वाली है, अब पहले एक जमाने में अगर आप प्राचीन भारत की बात करें या आज आजादी के समय की भारत की बात करें तो ज्यादातर लोग खेती करते थे। अब ऐसा नहीं रहा, अब ज्यादातर लोग खेती नहीं करते, पर अब भी बहुत बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। तो जनसंख्या में सबसे अधिक जो गतिविधि होती है, सबसे अधिक जो गतिविधि होती है वो क्या है, वो आमतौर पर कृषि है। लेकिन कृषि जो है उसमें उतनी आय नहीं है, उतनी आमदनी नहीं है, और जनसंख्या बढ़ने के बाद से कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ती चली गई कि भाई एक किसान था, उसके पास खेत था, वो उसके 4 बेटे हैं, अब वो 4 बेटे वहां खेती कर रहे हैं, 4 बेटों को लायक काम थोड़ा ना है वहां पे। तो भाई इसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो कृषि में लगा हुआ हमारा श्रम था ये आमतौर पे द्वितीय क्षेत्रों में आ गया। तो आपको जो फैक्ट्रियों के मजदूर दिखेंगे,
आमतौर पे आप उनमें से 10 मजदूरों से बात करके देखिए, ज्यादातर की कहानी यह होगी कि वो गांव के किसान परिवारों से हैं और उनके यहां गांव में खेती होती है, लेकिन खेती में कमाई ज्यादा है नहीं, इसीलिए अब वो लोग शहरों में आ गए हैं और फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। तो ये जो एक लेबर का, एक श्रम का शिफ्टिंग है कि वो प्राथमिक से द्वितीय क्षेत्र की ओर जा रहा है, और द्वितीय क्षेत्र के बाद अगर आपको किसी प्रकार की शिक्षा मिल जाती है, जैसे मान लीजिए कोई प्राथमिक या द्वितीय क्षेत्र का व्यक्ति है, वो जब शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लेता है, स्किल उसकी बढ़ जाती है, ज्ञान उसे मिल जाता है, तब वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो तृतीय क्षेत्र में भी आमतौर पे चला जाता है, सर्विस सेक्टर में वो आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं आपको आमतौर पे इसमें देखने को मिलती हैं, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है। चलिए साहब, इतना ही है। आज मैं फिर से आपसे यही कहूंगा कि ये जो प्रश्न हैं, मैं आग्रह करूंगा कि आप एक बार इन प्रश्नों को पढ़कर जरूर देखें। इनको यहां पे करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तब भी आप एक बार इनको पढ़कर जरूर देखें, आपको उससे काफी फायदा होगा, काफी आपको आपकी समझ का जो है विकास होगा, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आपकी बढ़ेगी। चलिए, तो भाई कक्षा 9 के हम दूसरे अध्याय को आज खत्म कर चुके हैं। मेरे ख्याल से 4 ही चैप्टर्स हैं शायद कक्षा 9 में, छोटी सी किताब है, तो आने वाली कुछ क्लासेस में हम अपनी कक्षा 9 को जल्दी ही खत्म कर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते फिर से बता दूं, लॉन्ग टर्म बैच जो है हमारा भाई 21 तारीख से शुरू हो रहा है, याद रखना। एजे लाइव कोड लगाओगे, 15 अगस्त वाली सेल मेरे ख्याल से अब खत्म हो गई होगी, लेकिन तब भी आप एक बार चेक कर लेना। तो भाई आपको इसमें पहले वर्ष जो है हम आप मतलब 30 से लेके 33,000 तक कुछ दाम होगा इसका, सेल पर निर्भर करता है कौन सी लगी हुई है, आप देख लीजिएगा। तो आप अगर एजे लाइव कोड लगा के देखेंगे तब ये दाम दिखेगा आपको। तो भाई आपको पहले वर्ष जो है हम बेसिक तैयारी कराएंगे, जिससे आपके फंडामेंटल्स का विकास हो, और आने वाले वर्ष में फिर उसके बाद 2025 ऑनवर्ड्स आपको हम 26 और 27 के एग्जाम के लिए हार्डकोर यूपीएससी की तैयारी कराएंगे। तो आज ही आप एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए। 21 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।